हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हम लोगों की बातचीत चल रही थी और आई थिंक डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई की बात हमारी हो गई थी, रिंग के अक्रॉस जीआई की बात हम लोगों की हो गई थी। ठीक है, अब इसी में कुछ चीजें हम लोग और देखेंगे। एलिन के अक्रॉस जीआई कैसे होता है, स्पाइरो सिस्टम के अक्रॉस जीआई होता है क्या, पहले हम तो आज हम लोग जीआई पे बात कैसे करने वाले हैं, कुछ और सिस्टम के अक्रॉस जीआई एक चीज, और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई, एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई। साथ साथ लिखते जाओ, जीआई अक्रॉस एलिन सिस्टम। बच्चों एलिन सिस्टम याद है, क्यूमुलेटेड पॉलीइन। मैंने मजाक में कभी कहा होगा बाबा रामदेव का प्राणायाम, डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ याद आ रहा है, बाबा रामदेव का प्राणायाम। हाँ, उसको एलिन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि मैं सीधा सीधा तुम्हें काम की बात बता दूं, जैसे पहले मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ। एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई कैसे करते हैं। एलिन सिस्टम होता है क्यूमुलेटेड पॉलीन, कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड विदाउट एनी सिग्मा बॉन्ड सेपरेशन। कौन सा एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई होगा, तो ऐसा एलिन सिस्टम T1 डबल बॉन्ड T2 T3, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और दूसरा, हर एक जो टर्मिनल है उसकी खुद की दोनों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एलिन सिस्टम जीआई देगा, विल शो जीआई, विल शो जीआई। अब देखो, इससे तुम्हारे आंसर्स तो आ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा फर्स्ट एग्जांपल, Cl CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH Cl, Cl CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCl। ध्यान देना बच्चों, एलिन सिस्टम कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड्स, लाइन से डबल बॉन्ड विदाउट एनी सिग्मा बॉन्ड सेपरेशन इज नोन एज एलिन सिस्टम और क्यूमुलेटेड पॉलीन सिस्टम। एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई कब होगा, ये कंडीशन, ये ट्रिक याद रखना। ऐसे एलिन सिस्टम जिनमें कंटिन्यूटी में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, 3 5 7, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। फिर दूसरी कंडीशन क्या, जो टर्मिनल्स हैं एलिन सिस्टम के, जो दोनों टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल एक लास्ट वाला टर्मिनल जो भी होगा, हर एक टर्मिनल की स्वयं की दोनों वैलेंसी, खुद की दोनों वैलेंसी आप चेक करिए, वो हमेशा अलग होनी चाहिए। ये कंडीशन तो कॉमन ही है सभी में। तो x शुड नॉट इक्वल्स टू y, p शुड नॉट इक्वल्स टू q। अगर ऐसा है तो जीआई होगा। तो अगर कंडीशन वाइज चेक करें तो आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट वाला क्या लगता है तुम्हें, कंडीशन से चेक करो जीआई देगा कि नहीं देगा। नो, क्योंकि इसमें तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। कौन सा एलिन सिस्टम जीआई देते हैं, जिनमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, तो नो जीआई, तो नो जीआई। सेकंड वाले में क्या बोलते हो बच्चों, यस और नो, कंडीशन से चेक करो। सबसे पहले अगर एलिन सिस्टम है तो इवन और ऑड चेक करिए, 1 2 3 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स नहीं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। तो भैया ऑड 3 है तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। हाँ जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। फिर हर एक टर्मिनल की स्वयं की दो वैलेंसी चेक करिए। इस टर्मिनल की स्वयं की दो वैलेंसी H इज नॉट इक्वल टू Cl, इधर H इज नॉट इक्वल टू Cl। तो बिल्कुल यार, इसकी भी स्वयं की दोनों वैलेंसी अलग, इसकी भी स्वयं की दोनों वैलेंसी अलग, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, बस हो गया। तो GIS, GIS, ठीक है। तो यहां पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स,
यहां पर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसके बारे में क्या ख्याल है थर्ड वाले में, यस और नो? पहले इवन और ऑड चेक करिए। 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। फिर टर्मिनल चेक करिए, इस टर्मिनल की स्वयं की दो वैलेंसी Cl और Br अलग अलग, इसकी दोनों वैलेंसी H और I अलग अलग, तो भैया Gi देगा, तो Gi यस, बस दैट्स इट। तो ये हो गई मूल बात, काम की बात। अब एक तरीका है कि भैया बस ये बता दिया, इसको याद कर लेना। दूसरा तरीका है कि इसको फील करवाया जाए, महसूस करवाया जाए। क्या आप एलीन को महसूस करना चाहते हो? क्या बोलते हो? वैसे तो देखो काम हो गया, एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनसे बन जाएंगे, लेकिन फील करने की बात अलग होती है। तो मैं अब तुम्हें फील करवाऊं क्या एलीन? एलीन इसके पहले मैंने कभी फील करवाया था क्या? एलीन कभी 3D में दिखाया है क्या? नहीं दिखाया। दूसरा देखो, जब तक फील नहीं करेंगे तो हम लोगों को हमेशा ये रहेगा सर इवन में क्यों नहीं हुआ, ऑड में क्यों हो गया, इवन में क्या परेशानी आती है। उन क्यों के आंसर्स तो फील करने से ही आएंगे, बिना फील के आंसर आएंगे नहीं। तो आइए हम लोग फील करते हैं। तो ये अपनी जगह भी कॉपी नहीं करना, पहले हम फील करेंगे एलीन को। तो एलीन को महसूस करेंगे, एलीन और क्यूमुलेटेड पॉलीइन। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसको हम 3D में देखेंगे, एलिन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब बिल्कुल ध्यान से समझते जाना बच्चों, ये एलिन सिस्टम है, कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, मतलब इवन नंबर है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो जब हाइब्रिडेशन निकालोगे तो इसमें 1 2 3 सिग्मा sp2, इसमें 2 सिग्मा 2 पाए sp, 3 सिग्मा sp2। 3D में देखते हैं, ये कार्बन नंबर 1 2 3, तो ये बीच वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। सपोज ये, एक सेकेंड, सपोज ये कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, तो मैं कार्बन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 में हमें हाइब्रिडेशन क्या करवाना है? sp। बिल्कुल ध्यान से समझते आना। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बिल्कुल ध्यान से अब समझना बच्चों। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल 2 है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को अगर मैं ग्राउंड स्टेट में देखूं तो 2 अनपेयर्ड हैं। 2 अनपेयर्ड है तो भैया ग्राउंड स्टेट में अगर ये बॉन्डिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, तो 2 ही वैलेंसी बनाएगा, 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। जबकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है। तो अगर 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 अनपेयर्ड होने चाहिए। 4 अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट से तो नहीं आ रहे, क्या करूं फिर बताओ? 4 अनपेयर्ड चाहिए मुझे, क्या करूं? तो भैया ये एक इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, एक यहाँ, एक ही ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बीच वाले कार्बन पे हमें हाइब्रिडेशन क्या करवाना है? बीच वाले कार्बन पे हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो एक s और एक p लेना है, तो मैंने एक s और एक p ले लिया। हाइब्रिडेशन के रूल्स, जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से नाम होता है, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो दोनों sp, दोनों में एक एक अनपेयर्ड, और ये 2 p ऑर्बिटल। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, मेरी हमेशा से आदत होती है, मेरी हमेशा से आदत होती है मैं इसको एक्स एक्सेस मानता हूं, इसको एक्स एक्सेस, इसको मैं वाई एक्सेस बोल देता हूं और इसको मैं जेड एक्सेस बोल देता हूं, ठीक। तो जब मैं sp हाइब्रिडेशन करवा रहा हूं, एक s और एक p ले रहा हूं, तो उस sp हाइब्रिडेशन में मुझे s के साथ में एक p लेना है। p कोई सा भी ले लो, px ले लो, py ले लो, pz ले लो, क्या फर्क पड़ता है। सपोज मैंने px लिया, तो px और s मिलकर 2 sp बनाएंगे, py pz प्योर फॉर्म में बच जाएंगे। तो ये जो कार्बन है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई है, केवल हाइब्रिडेशन हुआ है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक py है और एक pz है, 2 प्योर p ऑर्बिटल हैं। ये 3D में दिखेगा कैसे? तो देखिए 3D में दिखेगा कैसे।
ये 3D में आपको ऐसा दिखेगा बच्चों, ये बीच वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन, ये एक्स एक्सिस मानिए, तो px और s मिलकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में 180 का एंगल रहता है, तो एक प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा, एक माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा 180 के एंगल पे, तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, 180 का एंगल। ये प्योर py ऑर्बिटल, क्योंकि p ऑर्बिटल डंबेल होता था, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे है, एक प्लस y में एक माइनस y में, एक प्लस z में एक माइनस z में, ये pz। एक अनपेड यहाँ पर है, एक अनपेड यहाँ पर है, एक अनपेड यहाँ पर है, एक अनपेड यहाँ पर है। क्या बात समझ में आ गई सभी को? बीच वाला कार्बन ओवरलैपिंग के लिए अब तैयार है, हाइब्रिडेशन हो चुका है, दिख गया 3D में कैसा होगा? हाँ। अब सुनो, किसी का मन है कि सर मेरे को बचपन से पीएक्स से एलर्जी है सर पीएक्स ऑर्बिटल के मैं अगर हाइब्रिडेशन में लेता हूँ तो मेरे को मतलब एलर्जी हो जाती है सर, तो मैं पीएक्स को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं पीवाई को ले लूं क्या सर? एसपी में ले ले यार, पीवाई को ले ले, क्या दिक्कत है? अगर पीवाई को लेते हो एस के साथ हाइब्रिडेशन में, तो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक प्लस वाई में होगा, एक माइनस वाई में होगा, तो ऐसा होगा, क्या दिक्कत है? तो पीवाई ले ले यार। तो एस और पीवाई लेते हो, एसपी हाइब्रिडेशन कराते हो, तो दो एसपी, एक प्लस वाई में एक माइनस वाई में, तब ऐसा होगा। तो आपने किस किस को छोड़ दिया प्योर फॉर्म में? पीएक्स को छोड़ दिया, पीजेड को छोड़ दिया, पीवाई को इन्वॉल्व कर लिया। किसी का मन है सर मैं पीजेड को ले लूं, ले ले चल बेटा, तो क्यों परेशान हो रहा था? पीजेड को ले ले ले। ये पीजेड को लेता है तो वो ऐसा दिखेगा, समझ में आई बात? तो मेरे को कन्वीनियंट क्या लग रहा है? पीएक्स कन्वीनियंट लग रहा है, तो मैंने पीएक्स को ले लिया। इसीलिए आप लोग देखिएगा एसपी हाइब्रिडेशन में एनईपी बोलते हैं, उसमें ठेका नहीं पीएक्स ले लो कि पीवाई ले लो, पीजेड ले लो, चॉइस इज योर्स। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यार तुम लोगों ने इनऑर्डिंग में पढ़ लिया हो तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊं? इनऑर्डिंग में पढ़ लिया है क्या? नहीं, एक बच्चा कह रहा था अरे सर पढ़ रखा है, तो फिर मत पढ़ाओ। तो नहीं पढ़ाऊं फिर, सीधा आगे बढ़ जाऊं? नहीं, ज्यादातर बोल रहे हैं सर पढ़ा दो एक बार यार, रिवाइज ही करा दो। हाँ वही, पढ़ तो लिया होगा, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चलो तो ये सी स्टार, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पी मेंशन नहीं किया है, मैं पी एक्स ले रहा हूं मेरी इच्छा से। तो हमारे पास में बीच वाला कार्बन दिख गया। अब कार्बन नंबर 1 पे आते हैं, C1, फर्स्ट वाला कार्बन। फर्स्ट वाले कार्बन की सिचुएशन क्या है? वही ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेशन स्टेट 2s1 2p3, s में 1 p में 3, क्योंकि 4 हमें इसमें भी बनाने। अब हमें फर्स्ट पे sp2 हाइब्रिडेशन करवाना है, तो sp2 हाइब्रिडेशन अगर आपको करवाना है तो एक s के साथ में 2p लेने पड़ेंगे, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, तो 3 sp2 मिलेंगे, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मिलते हैं, तो ये 3 sp2 मिले और एक प्योर p, ये 3 sp2 और एक प्योर p। तो ये 3D में कैसा दिखेगा इसको महसूस करिए, ध्यान देना, ये 3D में कैसा दिखेगा। मैं देखता हूं मेरे पास में बॉन्ड्स हैं क्या, चेक करता हूं। देखो बच्चों, S के साथ में हमें 2p लेने हैं, 2p लेने हैं, तो गोपाल तुम बताओ कौन से 2p लूं बेटा? जो तू बोलेगा वो ले लूंगा। कौन से 2p, px py लूं कि px pz लूं कि py pz लूं? जो तू बोलेगा वो ले लूंगा, बता मुझे गोपाल, क्या लूं बेटा? गोपाल कहाँ है गोपाल? अरे यार सभी आंसर दे रहे हैं, देखो मैंने गोपाल से पूछा, ससुरे सब आंसर दे रहे हैं, गोपाल का आंसर मेरे को दिख ही नहीं रहा है। एक्स वाई ले लो सर, एक्स वाई चलो चलो, ज्यादातर बच्चे कह रहे सर एक्स वाई ले लो आप, तो sp2 में एक एक्स ले लो एक वाई ले लो, मतलब ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप pz छोड़ दो और एक्स वाई ले लो, तो pz को प्योर फॉर्म में छोड़ना है, pz को प्योर फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। अगर pz को प्योर फॉर्म में छोड़ रहे हो बच्चों, इसका मतलब पता है क्या होगा? ये हो गया pz प्योर फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक, और आपने x और y को इन्वॉल्व किया। अगर s के साथ x और y को इन्वॉल्व किया तो तीन जो sp2 मिलेंगे वो xy प्लेन में होंगे, xy, तो ये बोर्ड का जो प्लेन है xy प्लेन, इसमें तीन sp2 मिलेंगे और तीनों के बीच में एंगल होगा 120 का, 120 120 और 120। तो अगर आप बच्चे मुझसे कहते हो कि सर pz को आप प्योर फॉर्म में छोड़ दीजिए, px और py को s के साथ इन्वॉल्व करके sp2 हाइब्रिडेशन करवाइए, तो सिचुएशन 3D में ऐसी होगी, ठीक है। ये तीन sp2 xy प्लेन में,
120 के एंगल पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर पीजेड प्योर ऑर्बिटल, एक अनपेड यहाँ पर। मान लो किसी का मन होता है सर पीजेड को प्योर मत छोड़ो सर, आप पी वाई को प्योर छोड़ो सर, ये ले पी वाई को प्योर छोड़ दे, तब ये 3D में ऐसा दिखेगा। जो तीन ये sp2 हैं ये तो ट्राइगोनल प्लेन ही होंगे, 120 के एंगल पे ही होंगे। किसी का मन है कि सर आप px को छोड़ दो, ये ले बेटा px को छोड़ दे, क्या फर्क पड़ रहा है, तब ये ऐसा दिखेगा। मतलब आपकी इच्छा है, आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, किन्हीं दो को भी ले सकते हैं, जिन दो को लोगे उस प्लेन में वो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 120 के एंगल पे ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री में। समझ में आई बात, राइट तो मेरे को कन्वीनियंट क्या लगता है, मेरे को कन्वीनियंट ये लगता है, तो मैंने क्या करा, फाइनली मैं पी वाई को छोड़ने वाला हूँ, पी वाई को छोड़ दिया। ठीक है, अब सुनो, ये तीन sp2 हैं, एक अनपेड एक अनपेड एक अनपेड और एक पी वाई में अनपेड, राइट। अब अपन ओवरलैपिंग करते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग करते हैं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ये आपनो बीच वाला कार्बन sp कार्बन, ये आपनो sp2, एक अनपेड यहाँ पर है एक अनपेड यहाँ पर है, और ये ओवरलैप। तो यहाँ पर ये जो दोनों कार्बन एटम है इनके जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। आप याद करिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा भी अच्छा है। जब भी दो एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और एक भी एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग में है तो बॉन्ड का नेचर सिग्मा होता है। ये तो कितना मस्त बॉन्ड है यार, दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक का भी हाइब्रिड होता तो भी अपन बॉन्ड सिग्मा बोलते। तो ये मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, बात समझ में आई। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए ऐसा नहीं कि इसको तोड़ दिया है, समझ जाना, ठीक है। तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड बना, इस कार्बन का sp और इसका sp2 में ओवरलैप हुआ और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा, ये जो sp2 है, हाइड्रोजन आएंगे और वो कहेंगे हमें बॉन्ड बनाना है, तो देखो हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया s ऑर्बिटल के साथ, ठीक, और वो ओवरलैप करेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ओवरलैपिंग हो रही है, इसका sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, दो एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अगर एक का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बॉन्ड का नेचर सिग्मा होगा, तो CH सिग्मा बॉन्ड। एक और हाइड्रोजन मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले। अब ये पी वाई ये भी पी वाई, तो पी वाई में लेटरल ओवरलैप, तो पी वाई में लेटरल ओवरलैप, तो पी वाई में लेटरल ओवरलैप। तो ऊपर की लॉब में लेटरल ओवरलैप, नीचे की लॉब में लेटरल ओवरलैप, और लेटरल ओवरलैप से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये मैं तुम्हारे सामने पाई बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है। देखो पाई बॉन्ड वीक होता है, ससुरा टूट गया ना, मैंने नहीं तोड़ा, देखो खुद ही टूटा है। ये पाई बॉन्ड वीक होता है, मैं क्या करूं, ठीक है। चलो, तो इधर की कहानी आई थिंक समझ में आ गई। बीच वाले कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, एक सिग्मा बना लिया एक पाई बना लिया, और ये कार्बन चारों बॉन्ड बना लिए, एक सिग्मा एक पाई और दो सिग्मा और, ठीक है, तीन सिग्मा एक पाई। यहां तक की कहानी समझ में आ गई सभी को, परफेक्ट, राइट। अब जरा इस कार्बन पे आते हैं, इधर वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे भी हमें sp2 करना है, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, ये आधा एलिन बना अभी, ठीक है। चलो भैया, अब क्या, अब इधर वाला जो कार्बन है ये वाला, इस पे भी sp2 करना है, sp2 करना है तो वही दो पी लेना है। भैया अब केवल गोपाल बोलेगा और कोई चैट विंडो पे नहीं बोलेगा। गोपाल बता बच्चा, किसको छोड़ू, किसको छोड़ू, ये जो C3 है इस पे किसको छोड़ू, जो तू बोलेगा गोपाल उसको छोड़ दूंगा। गोपाल कहाँ है, ऋतुराज नहीं बोलना है, गोपाल किधर है, फिर बाकी लोग बोल रहे हैं। गोपाल बोल रहा है जेड को छोड़ दो सर, ठीक है, जो गोपाल ने बोला, जैसा गोपाल बोलेगा कमल सर वैसा करेंगे। गोपाल ने बोला सर पी जेड को आप छोड़िए, मतलब गोपाल कह रहा है पी एक्स और पी वाई को लीजिए, तो जैसा गोपाल बोलता है पी जेड को छोड़ना है, तो गोपाल भैया ने बोला पी जेड को छोड़ना है, पी जेड को छोड़ना है, तो देखता हूं मैं। आप बताना, अपना गोपाल भैया बोल रहा है कि पी जेड को छोड़ना है, तो मैं गोपाल का कहा मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, मैंने गोपाल का कहा माना कि नहीं माना, बताना जरा, ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, ये रेड गिर गया था। गोपाल ने कहा पी जेड को छोड़ना, बताइए मैंने गोपाल की बात मानी कि नहीं मानी। गोपाल के शब्द भगवान के शब्द हैं, भगवान कृष्ण को भी गोपाल जी कहा जाता है, तो क्या मैंने भगवान की बात मानी, क्या लगता है तुम्हें। ये देखो, अब ये देश की हालत है, एक क्या लिख रहा है, सर गोपाल की ही क्यों बात मान रहे हो आप, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। ये इंडिया है यार, वास्तव में मतलब सुधरोगे नहीं है। हम्म, हाँ, तो भैया गोपाल की बात
नहीं मानी। अच्छा आप बताओ, अब मैंने गोपाल की बात मानी क्या? अब गोपाल की बात मानी क्या? हाँ, अब क्योंकि गोपाल ने कहा था पीजेड छोड़ो, गोपाल मैंने पीजेड छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि गोपाल ने इस कार्बन पे sp2 कराया, पीजेड को प्योर फॉर्म में छोड़ा, मतलब उसने x और y को इन्वॉल्व किया sp2 में, तो ये ऐसा दिखेगा। अब इसके साथ में अपन एलीन बनाते हैं। बनाए क्या? बन जाएगा भैया, बन जाएगा। देखो, ये sp, ये sp2, बढ़िया बॉन्ड बना सिग्मा। फिर इधर और इधर CH, तो ये देखो CH, और इसके बाद में यहां Z है, यहां भी Z है, तो Z में लेटरल ओवरलैप। तो गोपाल जी ने बहुत, भगवान ने एकदम सही दिमाग लगाया था। मान लीजिए PZ की जगह कोई बच्चा यहां पर PY फ्री छोड़ देता, सपोज सपोज, अनर्थ हो जाता। क्यों अनर्थ हो जाता? क्योंकि अगर वो PY छोड़ देता तो भैया सिग्मा स्केलेटन तो बन जाता, पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाता। दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे की शक्ल देखते बोले हमारे साथ ये क्या हुआ, हम तो 90 के एंगल पे आ गए, अब ओवरलैप करें कैसे? तो यहाँ पर ये समझदारी गोपाल जी ने जो रखी, ये समझदारी थी कि अगर यहाँ पर pz अभी फ्री है तो आपको इसमें sp2 करवाते वक्त pz को ही फ्री छोड़ना था। कोई बच्चा मान लो py की जगह px को फ्री छोड़ देता, आप सोचो तो सही, px को अगर फ्री छोड़ता, अरे बाप रे, px को फ्री छोड़ता तब तो ये कहानी होती। सोचो आप, तब तो मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन को कनेक्ट करने में परेशानी होती, ये शक्ल देखता किधर है रे, मैं तो एक्स एक्सिस पर हूं, ये इधर वाला वाई एक्सिस पे होता, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब गड़बड़ हो जाती। बेहतर क्या था? बेहतर था अगर यहाँ पीजेड फ्री है तो यहाँ भी पीजेड फ्री, और उसके बाद फिर लेटरल ओवरलैप। तो ये लेटरल ओवरलैप, तो इसका मतलब एलिन तभी बनता जब इधर भी पीजेड फ्री होता। तो ये देखिए, ये तो दिस इज बच्चा एलिन सिस्टम, एलिन सिस्टम विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो जब एलिन में इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो हमने क्या देखा, अगर यहाँ पी वाई है तो यहाँ पीजेड है। तब आप टर्मिनल्स पे गौर करिए, ये टर्मिनल्स इस तरफ, तो ये टर्मिनल्स ऐसे, मतलब बोथ टर्मिनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाई दे आर परपेंडिकुलर? क्योंकि उनके डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिवली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये जो ऑर्बिटल हमने बनाया है, दिखाया है, उसको अब हम लोग, तो इसकी जरूरत नहीं बेटा, ये तो केमिकल बॉन्डिंग की बातें हैं, इनका क्या करोगे? तो इनको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका बस ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग लिख लेते हैं। तो एलिन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर होगा तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा? उसमें भी पाई वाला सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कैसा दिख रहा है? ये अगर पी वाई, तो यहां पी वाई, दूसरा अगर ये पी जेड, तो यहां पर भी पी जेड। तो उस चक्कर में इनके टर्मिनल्स, अगर ये प्लेन में तो ये डार्क और डॉटेड होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब बोथ पाई बॉन्ड्स विल बी परपेंडिकुलर। तो जब इवन नंबर होता है तो बोथ पाई बॉन्ड्स विल बी परपेंडिकुलर। तो बोथ टर्मिनल्स विल बी परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आई? अब सुनो सुनो सुनो, इवन नंबर में जीआई क्यों नहीं होता उसका कारण समझना बेटा। मैं एक काम कर रहा हूं, अब इन वैलेंसी को हटा के सीएल लगाता हूं, तो ध्यान देना, यहां पर मैंने सीएल लगाया एच की जगह, ऐसे इधर भी देखो, यहां पर भी एच की जगह मैंने सीएल लगाया। इवन नंबर में दिक्कत क्या आएगी बच्चों? दिक्कत क्या आएगी? एक तो हो गया ये वाला, ठीक। अब मुझे इसका स्टीरियो बनाना है, मैं स्टीरियो बना रहा हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, बताओ सही की गलत?
बताओ सही की गलत, क्या करूंगा मैं, सही करूंगा कि गलत करूंगा, सही करूंगा कि गलत करूंगा? मैं स्टीरियो बनाने वाला हूं, क्या गलती कर रहा हूं मैं बताओ? मैंने रेड इधर लगा दिया, क्या गलती करी? सर कितनी बार आपको समझाएं सर, आप पोजिशनल क्यों बना देते हो यार? स्टीरियो बनाना है तो एटॉमिक कनेक्टिविटी क्यों चेंज करते हो आप? चेंज मत किया करो, बस ओरिएंटेशन चेंज किया करो। तो देखो रेड इधर है इस कारण पे, तो रेड इसी कारण पे लगाओ, लेकिन आप स्पेस में चेंज करो। चलो स्पेस में चेंज करता हूँ, ये लो। अब मुझे देखना है कि ये ज्योमेट्रिकल बना क्या। देखो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना चाहिए, तो हाँ जी ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो है, पाई सिस्टम है, और क्या कोई रूम टेम्परेचर पे घूमना थोड़ा है। तो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो अपने को समझ में आ रहा है। इस रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के जो टर्मिनल्स हैं उन पे जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स के बीच की एरियल डिस्टेंस दोनों आइसोमर में अलग अलग होनी चाहिए, ये हमारी बेसिक कंडीशन होती है। अब चेक करिए, जब रेड इधर था तो एरियल डिस्टेंस थी L1, और अभी L2। व्हाट अबाउट L1 L2, क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर बताओ? इक्वल है, इक्वल है। अब समझ में आया कि जब एलीन विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो जीआई क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो ठीक है, बट दूसरी कंडीशन फेल हो जाती है, वो जो दोनों डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं उनमें एरियल डिस्टेंस अलग अलग नहीं आती, सेम आती है। हैव यू गॉट दी पॉइंट? हाँ, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है, इसीलिए एलीन विद इवन नंबर कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो यहां मैं लिख देता हूं, एलीन विद इवन नंबर विल नॉट शो जीआई। एलीन सिस्टम with even number of pi bonds will not show geometrical isomerism। और क्या कारण? तो कारण मैं यहां लिख देता हूं, CL इधर तो CL इधर। तो कारण क्या है बेटा? कारण है कि इस वाले में एरियल डिस्टेंस L1, इस वाले में एरियल डिस्टेंस L2, तो L1 इज इक्वल्स टू L2। दिक्कत ये है एरियल डिस्टेंस सेम आ रही है, इसलिए जीआई नहीं होगा। ठीक है, चलो भैया ये कॉपी करो, पहले ये कॉपी करना है, पिछली स्लाइड नहीं, पहले ये कॉपी करना है, यहां से शुरुआत होना चाहिए। ठीक है, छापिए जल्दी से। समझ में आ गया सभी को? क्रिस्टल क्लियर? जल्दी छापो अब इसको, जल्दी से। छाप लिया? कैन वी मूव? सुनो सुनो, जब भी मैं पूछूं ना कैन वी मूव, तो आपको बोलना चाहिए वी कैन, वी कैन, वी कैन। बोलते बोलते कुछ लोग राष्ट्रपति बन गए थे पता है, वी कैन। कौन? सोच के बताना। बराक ओबामा साहब, उनका इलेक्शन कैंपेन आप चेक करिए, वी कैन। चलो आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, आगे बढ़ू ना? एलिन विद ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो वी कैन में बड़ी ताकत होती है बेटा, जब भी मन में नेगेटिविटी आए हमेशा वी कैन डू,
ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में क्या होगा, इसको ऐसे समझो, अगर इधर पी वाई तो यहाँ पीजेड तो यहाँ पर फिर से पी वाई, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों पे सेम पाई बॉन्ड बन रहा है, तो टर्मिनल्स भी सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो मैं ऑर्बिटल डायग्राम से ही समझा देता हूँ उसको सीधा सीधा। तो यहां अगर पी वाई, इधर भी पी वाई, अगला पाई बॉन्ड पीजेड पीजेड, पी वाई पी वाई। तो फर्स्ट और लास्ट को देखिए, दोनों येलो हैं, सेम प्लेन में है, तो ये जिस प्लेन में होगा टर्मिनल, उसी प्लेन में ये होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोथ टर्मिनल्स will lie in same plane। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। इसमें जीआई होगा बेटा, इसमें जीआई कैसे होगा, जैसे ये वाला केस हुआ, तो भैया ये दोनों टर्मिनल सेम प्लेन में लाया करेंगे, और में सेम प्लेन में, जिस प्लेन में ये होगा उसी प्लेन में ये होगा। तो एक बना ये वाला जिसमें एरियल डिस्टेंस L1 आ रही है, और दूसरा ये वाला जिसमें एरियल डिस्टेंस L2 आ रही है। तो L1 और L2 में कौन ज्यादा है कौन कम है, बच्चा बता सकते हो कि L1 L2 में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, ये पाई बॉन्ड टूट गया, ओहो, पाई बॉन्ड वीक होता है ना बेटा, टूट जाता है, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, तो बिल्कुल GI शो हो रहा है, तो इट विल शो GI यस। ठीक है, छाप लो फटाफट, चलो आगे बढ़ूं, जल्दी 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 कॉपी करो। कैन वी मूव? अब ये कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। अब ये अपनी ट्रिक है और ये कुछ इलस्ट्रेशंस। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जो बच्चे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हो गया एलिन सिस्टम के अक्रॉस जीआई। तो हमने क्या क्या देखा, रिंग के अक्रॉस कैसे होता है, एलिन के अक्रॉस कैसे होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस तो होता ही नहीं है। आ, इसके बाद में स्पाइरो सिस्टम, उसके अक्रॉस, तो जीआई अक्रॉस स्पाइरो। स्पाइरो, स्पाइरो आपको पता है, स्पाइरो होता है जब दो रिंग में एक एटम कॉमन हो, ओनली वन एटम कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, नॉन एज स्पाइरो। हमने स्पाइरो की नेमिंग पढ़ी थी, बाइसाइक्लो स्पाइरो। तो जैसे इसका एक आधी एग्जांपल ले रहा हूं मैं।
मान लो हमसे पूछा बताइए क्या ये जीआई देगा। अब एक तरीका तो है कि आप इसको 3D में देखो, इसको 3D में देखो, इसको 3D में देखो। और 3D में देखकर आप आंसर कमेंट करो। तो 3D में देख तो सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब इसको 3D में देखना तो पता है कैसे देखेंगे। देखो ये स्पाइरो सिस्टम, ये स्पाइरो एटम sp3 है। sp3 है तो दो वैलेंसी प्लेन में, तो एक वैलेंसी डार्क एक वैलेंसी डॉटेड होगी। तो ये पता है कैसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, जैसा बनाया गया वैसा नहीं होगा, यहाँ डार्क डॉटेड होगा। तो डार्क ऊपर और डॉटेड, तो ये रिंग ऐसी होगी। अच्छा ये स्पाइरो सिस्टम, स्पाइरो एटम, तो sp3 डार्क डॉटेड प्लेन में। फिर यहां पर आओ, ये भी sp3 है, ये दोनों अगर प्लेन में है तो ये क्या होगा डार्क, और ये क्या होगा डॉटेड। ऐसे यहां देखिए, ये प्लेन में तो ये डार्क और ये डॉटेड। तो ये जो है ये 3D में कुछ ऐसा दिखेगा कि ये रिंग प्लेन में, ये परपेंडिकुलर, फिर ये प्लेन में, और ये प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो अब आप इसको और इसको चेक करिए, ये और ये सेम प्लेन में आ गए। तो या तो आप इनको पूरा का पूरा 3D में देखिए, या फिर इसका एक तरीका और बताता हूँ। हम लोगों ने डीओयू पढ़ा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बताओ जरा डीओयू पढ़ाया था क्या मैंने? तो हम लोग क्या करेंगे, अपन डीओयू वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। डीओयू वाला कंसेप्ट क्या, कि यार रिंग है, टर्मिनल्स पे ही सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, बीच में तो कहीं दिख नहीं रहे, तो आप रिंग को हटाओ और उसकी जगह डबल बॉन्ड बना दो, एलिन सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे, देखो ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो टर्मिनल वाले जो कार्बन एटम उनको लेना है। उसके बाद में बीच में आपको कौन से कार्बन एटम लेने हैं, स्पायरो वाले, ये स्पायरो वाला, ये भी स्पायरो वाला, तो इनको भी लो। और फिर क्या करो, रिंग हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, रिंग हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, रिंग हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ। यहाँ क्या है ClH, यहाँ क्या है ClH। ओ लाइट्स चली गई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, दिख रहा है? आप देखिए, इसीलिए पता है बड़े बूढ़े कहते हैं कि कभी भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए वरना वो घटित हो जाता है। और अभी लेक्चर के पहले जो बच्चे जल्दी आ गए थे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अगर थोड़ा अंधेरा कर दिया जाए तो कैसा दिखता है, वही चीज हो गई। हाँ, तो क्या करा भैया, हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिन में कन्वर्ट करा। आप बताओ अगर ये एलिन सिस्टम होता तो ये जीआई देता क्या, ये एलिन सिस्टम होता तो जीआई देता क्या, देता यार 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और इस टर्मिनल की दोनों वैलेंसी अलग अलग, इस टर्मिनल की भी स्वयं की दोनों वैलेंसी अलग, तो जीआई दे रहा है तो ये भी जीआई देगा, तो इट विल शो जीआई। जीआई यस। व्हाट अबाउट दिस वन बेटा, क्या ये जीआई देगा? नो no. तो कभी स्पायरो अगर हो ना बच्चों, तो स्पायरो को तुम लोग इस तरीके से देख लेना। तो अब इसमें क्या लिखवाऊं, इसको बस कॉपी कर लो। तो स्पायरो सिस्टम तुम्हें क्या होता है वो तो पता ही है। स्पायरो में अगर है तो आप उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलीन में कन्वर्ट करना, टर्मिनल्स वाले कार्बन और स्पायरो एटम को लेकर रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना, ठीक है। डार्क डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि बेटा sp3 है ना ये टर्मिनल, तो sp3 है तो देखिए ये ऊपर नीचे, तो ये अगर परपेंडिकुलर ऊपर नीचे तो ये प्लेन में होगी, और ये प्लेन में होगा तो ये वैलेंसी प्लेन में, तो ये डार्क होगी ये डॉटेड होगी, क्योंकि sp3 में नोटेशन कैसे होते हैं, दो वैलेंसी प्लेन में होती है, एक डार्क एक डॉटेड होती है। अरे देव जो नंबर है वही है मेरा। ऑर्बिटल डायग्राम गलत बनाया था, अच्छा। नहीं सही तो है, क्या गलत है इसमें? सही है बेटा, पी वाई पीजेड पी वाई सेम प्लेन में, तो बिल्कुल सही है। इवन वाले में ठीक तो है, क्या दिक्कत है, पी वाई पीजेड ये प्लेन में, तो ये टर्मिनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब डार्क डॉटेड होगा, क्या गलत है? ठीक है। बाकी कार्बन का क्या हुआ, मतलब क्या करना क्या है बाकी कार्बन का?
अच्छा सर, उनको स्लाइड देखनी थी इसलिए आपसे ये जबरदस्ती का क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके ओके, अरे तो यार वैसे ही बोल देता बेटा, स्लाइड में वैसे ही दिखाया था। आगे बढ़ूं? अब यार देखो, मैं एक चीज बोलूं, शॉर्टकट्स अपनी जगह होते हैं, कॉमन सेंस अपनी जगह होता है। मैं एक तरफ तो कह रहा हूँ कि यार अगर ये इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, जैसे मैं अगर इसकी ट्रिक लिखना चाहूँ, तो ट्रिक क्या लिखूंगा? ट्रिक लिखूंगा भैया रिंग। अब रिंग भी कितने मेंबर्ड भी हो सकती है, सेम रिंग होना भी जरूरी नहीं है। मतलब अगर इसको शॉर्टकट से लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जहां पर रिंग्स के टर्मिनल हैं, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, ऑड होनी चाहिए, और x शुड नॉट इक्वल्स टू y, p शुड नॉट इक्वल्स टू q। अगर ऐसा है तो GI हो जाएगा, अगर ऐसा है विल शो GI। यार लेकिन पता है, शॉर्ट ट्रिक्स की भी अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे मेरा जैसा होगा तो ऐसा मजाक कर लेगा, ले बड़ा शॉर्टकट कर रहा है ना, ले ये लो, आपसे पूछ लिया बताओ GI देगा कि नहीं देगा। अब स्पायरो दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, तुम नो करोगे जबकि यस हो जाएगा। क्या करें? हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हुआ, कोई बता सकता है कैसे GI हो रहा है इसमें? कौन सी कंडीशन दिख रही है? हाँ, तो अब इसमें तुम्हें कॉमन सेंस लगाना, रिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिंग है, कम से कम दो सबडिविजन है, sp3 पर है, अलग अलग लोकेशन पर है, तो दोनों CL ऊपर अपोजिट, तो हो गया GI। तो अब क्या करें यार? तो इसमें स्पायरो वाला नहीं है लेकिन रिंग वाला GI है, तो रिंग GI है, रिंग GI यस। जैसे ये देखो, तो इसलिए कॉमन सेंस बड़ा जरूरी है बेटा, IIT की पढ़ाई में कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है। जैसे बताओ, क्या ये GI देगा? बताइए जरा सोच के, क्या ये GI दे रहा है? अब यहां पर आप ध्यान दो जरा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर चेक करो, डबल बॉन्ड के अक्रॉस तो डबल बॉन्ड है, हाँ है। इस टर्मिनल की स्वयं की दो वैलेंसी CLH अलग, इसकी स्वयं की दोनों वैलेंसी सेम आ रही है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI नहीं है, तो डबल बॉन्ड GI नहीं है, यस डबल बॉन्ड GI नो। बट व्हाट अबाउट रिंग GI? बताइए, रिंग GI है कि नहीं इसमें? रिंग GI है, रिंग है, कम से कम दो सबस्टिट्यूशन है, अलग अलग लोकेशन पर है, sp3 पर है, तो दोनों मिथाइल सिस ट्रांस हो गया, तो रिंग GI है। अब क्या करें भैया? इसका मतलब अगर कोई पूछे कंपाउंड GI देगा, यस GI देगा। तो मतलब आपको मैंने इंडिविजुअल जो केसेस बताए हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा किसी अच्छे क्वेश्चन में कि वो GI देगा कि नहीं देगा। समझ में आई बात? ठीक है। हम्म। अब ये देखो, हालत ये, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, एक बच्चा लिख रहा है सर ये पहले वाले में ट्रांस बनेगा क्या, रिंग तो 8 मेंबर्ड है ही नहीं। अब ये तो हालात है न्यूरॉन्स की, ब्रेन की। ये 8 मेंबर्ड वाली बात तो मैंने साइक्लोएल्कीन के लिए बनाई थी, जब डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के अंदर, वो ससुरा डबल बॉन्ड है नहीं, और 8 वाली बात याद आ रही है, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ऐसे ऐसे गड़बड़ मत किया करो यार, चीजें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, न्यूरॉन्स टकरा रहे हैं इधर उधर। ठीक है। हम्म। हाँ, थोड़ा सा न्यूरॉन मिल गया था, चलो एनीवे कॉपी करो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस अपन करेंगे बाद में, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम देना सीखेंगे। तो GI अक्रॉस अक्रॉस हो गए सारे खत्म, इसको नोट कर लीजिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं बाद में देखेंगे। ठीक है, छाप लिया। अब आइसोमर्स खत्म होगा ना बेटा, अब नेक्स्ट टाइटल है ज्योमेट्रिकल में नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगला है नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अब नेमिंग करेंगे बच्चों।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग के लिए तीन तरह के सिस्टम चलते हैं। एक चलता है सिस ट्रांस। सिस ट्रांस क्या होता है बच्चों? सिस व्हेन, लिखते जाओ, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट on same sites at restricted system. Known as cis trans when similar groups are present on opposite sides at restricted system known as trans. समझना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चों ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। ये फर्स्ट वाला सिस है कि ट्रांस है, हमें ये देखना है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम क्या होता है? पाई बॉन्ड्स, रिंग। तो भैया ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, इस रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम पे आप चेक करिए सिमिलर ग्रुप्स, सेम साइड है ना, सेम साइड स्पेस में, तो ये सिस कहलाएगा। ये वाला, ये सेकंड वाला क्या कहलाएगा बताओ? सेकंड वाला सेकंड वाला ट्रांस कहलाएगा। यार रुको, इसमें हाइड्रोजन लगाना है, मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूं, बताना मैंने सही लगाया कि गलत लगाया। इसमें हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, सही लगाया कि गलत लगाया बताओ? क्या गलत है? गलती बताओ मुझे, मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। नहीं, गलत बोलने के पहले आप ये बताइए गलती क्या कर रहा हूं मैं। सर 120 के एंगल का ध्यान नहीं रख रहे हो, वेरी गुड यार, सही सोच रहे हो। 120 के एंगल का ध्यान रखो, तो 120 एंगल इधर आएगा, तो एच एच ही ऐसा होगा। अब देखो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम पे सिमिलर ग्रुप्स, सीएल देख लो, एच देख लो, अपोजिट है, तो ट्रांस, तो अपोजिट सेम साइड, या तो ये देखो या एच देखो, जो भी देखना है। थर्ड वाला सीसे की ट्रांस है, बताओ थर्ड वाला सीसे की ट्रांस है? सिस है? अरे भैया सिस है तो सिमिलर ग्रुप होने चाहिए, सीएल बी आर सिमिलर कहां है? तो सिस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? एच के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सही सोचा। सिस ट्रांस तभी एप्लीकेबल है जब रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पे कम से कम एक वैलेंसी सेम हो। तो यहां पर सीएल बी आर अलग हुए तो क्या हुआ? एच तो है, तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, इसलिए हम बोलेंगे सिस। यहां पर एच तो है तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए बोल दिया ट्रांस। फिफ्थ वाला बताइए, सीसी की ट्रांस है? फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला सिस ट्रांस नॉट एप्लीकेबल। समझ में आई बात? क्योंकि सिस ट्रांस टर्मिनोलॉजी के साथ में दिक्कत क्या है, वो तभी अप्लाई होती है जब रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम पर दोनों टर्मिनल्स पर कम से कम एक वैलेंसी सेम हो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो सिस अपोजिट साइड, तो ट्रांस। भले ही वो ये हो, भले ही वो रिंग हो, नहीं फर्क पड़ता, रिंग के अक्रॉस भी कर देंगे हम, क्या दिक्कत है? जैसे ये सीएल ऊपर, सीएल ऊपर, तो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम रिंग हो गया, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम पे दोनों सीएल सेम साइड ऊपर ऊपर, तो सिस कहलाएगा, क्या दिक्कत? लेकिन अगर कहीं पर एक भी वैलेंसी सेम नहीं हुई तो वहां सिस ट्रांस एप्लीकेबल नहीं है, यही सिस ट्रांस का कंस्ट्रेंट है। इसीलिए सिस ट्रांस को हम लोग जनरली यूज करना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर हमें कुछ जनरलाइज्ड करना है, ऐसा जिसके रेस्ट्रिक्शन ना हो, हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में वो एप्लीकेबल हो। सो द बेटर वन इज नॉट सिस ट्रांस, द बेटर वन इज ईजेड, ईजेड सिस्टम। इतना कॉपी करो पहले, फिर ईजेड देखेंगे। नोट कर लिया? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
छाप लिया? चलो अगला है EZ। EZ नॉमेनक्लेचर। अब यार EZ नॉमेनक्लेचर जो है ना, ये बेस्ड ऑन CIP रूल। तो ये जो EZ सिस्टम है ना, EZ पढ़ने के पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, विच इज नोन एज CIP रूल, कॉहन इनगोल्ड प्रीलोग रूल। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रायोरिटी रूल्स दिए थे। ये जो CIP रूल अब मैं पढ़ाने वाला हूं, ये 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। 11th में अभी ज्योमेट्रिकल में काम आएगा, 12th में ये ऑप्टिकल में भी काम आएगा। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है? तो आर यू रेडी? CIP बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बचा हुआ लेक्चर पूरा CIP पे होने वाला है। ये लास्ट स्लाइड। अब सुनो, इसके बाद अब मैं यार CIP को PDF से पढ़ाने के मूड में हूं, सो दैट अपना थोड़ा स्पीड बढ़े। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको तो मैंने इतना बोर्ड पे पढ़ाया, लीडर का जो बैच है जो लेट चालू हुए, तो उनको मैंने PDF से ही पढ़ा दिया काफी कुछ। तो वो PDF में लेके आया हूँ, उससे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो PDF फिर मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? तो अपना काफी टाइम बच जाएगा। स्टार्ट करें? हाँ जी। तो ये वो PDF है। ओ, ये वो PDF है। एक सेकेंड, रबर ये होता है। तो ये देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये मैं शेयर करूंगा, बट आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो उनके लिए था। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल सब यही लिख दिया। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड, तो ये एग्जांपल्स तो मैं ऑलरेडी करवा दिए मैंने। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस रिंग, अब इसमें तुम्हारे लिए ये नया हो सकता है, तो ये मैं शेयर करूंगा, देख लेना तुम, ठीक है? इसको डिस्कस कर लेंगे अपन। इसके अक्रॉस जीआई, ये लीडर के लिए PDF थी, ड्रॉपर्स के लिए जीआई अक्रॉस एलीन, जीआई अक्रॉस स्पाइरेन, ये हमारे काम का है। कॉहन इनगोल्ड प्रीलोग। तो स्टार्ट करें? तो ये PDF शेयर करूंगा, बट इसमें आपको जो लेना है, कॉपी करना है, वो कॉहन इनगोल्ड प्रीलोग है। बाकी ठीक है, क्वेश्चंस हैं इसमें लीडर की PDF के, क्वेश्चंस कर लेना, कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है? CIP रूल देखिए, CIP कॉहन इनगोल्ड प्रीलोग, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो रूल्स दिए थे, इनको सीक्वेंस रूल भी कहते हैं, प्रायोरिटी रूल्स भी कहते हैं, ठीक? जैसे कहीं पर तुम्हें जरूरत महसूस हुई प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी की जरूरत कहाँ महसूस होगी? आपको ये डाउट हो सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। EZ हम करते कैसे हैं? तो EZ पता है कैसे करते हैं? जो समस्या थी हमारी, इसमें हम सिस ट्रांस नहीं कर पा रहे थे, तो EZ करते हैं। EZ कैसे करते हैं अभी समझ में हो सकता ना है। हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के हर एक टर्मिनल की खुद की दोनों वैलेंसी में प्रायोरिटी असाइन करते हैं, जो भी रूल्स अभी पढ़ेंगे। मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऐसी इस टर्मिनल पे भी दोनों ग्रुप्स में प्रायोरिटी असाइन करेंगे। मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट होते हैं तो ई बोल देते हैं, और प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होते हैं तो जेड बोल देते हैं। मतलब EZ किस पर बेस्ड है? प्रायोरिटी पर। तो पहले प्रायोरिटी असाइन करनी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो प्रायोरिटी असाइन करने की जरूरत कहां पड़ती है? एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में EZ करते वक्त, एक ऑप्टिकल में RS करते वक्त भी जरूरत पड़ेगी। तो 11th में भी जरूरत पड़ेगी, 12th में भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर कभी तुम्हें प्रायोरिटी असाइन करने की जरूरत पड़ती है, ज्योमेट्रिकल में पड़ेगी, ऑप्टिकल में पड़ेगी, तो अगर प्रायोरिटी असाइन करने की जरूरत पड़ती है तो रूल्स क्या है, अपन उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल्स क्या है वो समझो पहले। जैसे ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल जब 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पर ये जो कार्बन है जनाब, ये वाला कार्बन, जिसके 4 ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं, एक H, एक Cl, एक OH और एक CH3, हमें इस कार्बन के जो चारों ग्रुप हैं, मान लीजिए इनमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। कैसे करते हैं तो समझो। जो भी टॉपमोस्ट प्रायर ग्रुप होगा, रूल्स अभी बताऊंगा, जो भी टॉपमोस्ट प्रायर ग्रुप होगा, उस टॉपमोस्ट प्रायर ग्रुप को हम लोग 1 असाइन कर देते हैं, 1 नंबर दे देंगे। उससे कम वाले प्रायोरिटी वाले ग्रुप को 2 नंबर दे देंगे, उससे कम वाले को 3, उससे कम नंबर वाले को 4। तो 1 2 3 4 में असाइन करने वाला हूं। टॉपमोस्ट प्रायर को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन प्रायोरिटी असाइन करते कैसे हैं? रूल नंबर 1 ध्यान से समझना।
रूल नंबर 1 ध्यान से समझ। देखिए, जैसे ये वाला जो कार्बन है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। हाँ जी, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ये जो चारों ग्रुप्स हैं, इनमें हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। जिस भी कार्बन के ग्रुप्स में तुम्हें प्रायोरिटी असाइन करनी है, आप उन ग्रुप के उन एटम्स पे अपना ध्यान लगाइए जो एटम्स कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। इस कार्बन के चारों चारों ग्रुप में प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो OH का कौन सा एटम इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? बता सकते हो OH का कौन सा एटम इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? OH का ऑक्सीजन एटम। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट केवल ऑक्सीजन एटम होगा। CH3 का कौन सा एटम इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों? CH3 का कार्बन कनेक्टेड है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट केवल ये कार्बन एटम होगा। ये हाइड्रोजन। Cl का कौन सा एटम, C की L कौन कनेक्टेड है बताओ? ससुरो, Cl खुद ही एक एटम है, ऐसा नहीं C और L। तो ये Cl। अब रूल पता है क्या कहता है? रूल कहता है जिस भी कार्बन एटम के चारों ग्रुप्स में या दो ग्रुप्स में या जिन भी ग्रुप्स में प्रायोरिटी असाइन करनी है, उस कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स आपने चेक किए। हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। सिंपल, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो इन एटम्स का एटॉमिक नंबर चेक करिए। बताइए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। तो मोस्ट प्रायोरिटी गोज टू क्लोरीन, तो दिस विल असाइन एज ए नंबर 1। अगला OH नंबर 2, CH3 नंबर 3 एंड दिस विल बी नंबर 4। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई? हाँ जी। तो वो मैंने यहां लिखा है, देखो, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब समझो 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 आगे, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है, अपना काफी टाइम बच जाएगा। ये रूल्स लिखना फिर इलस्ट्रेशन। यहां देखो आप, इस वाले में हमें इस वाले कार्बन एटम की जो चारों ग्रुप्स हैं इनमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। करते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। अरे ले, तो 3 कार्बन है, 1 क्लोरीन है। जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है, कार्बन से तो ज्यादा ही है, तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। तो यू हैव टू चेक एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। हमने देखा दिस विल बी नंबर 1। लेकिन अब इनका क्या करें? क्या करें? तो घबराएं ना, इसको ओपन करें। बच्चों वाले तरीके से ओपन करिए। बच्चों वाला तरीका क्या? ये कार्बन CH2Cl है, तो ClHH, मतलब पूरा ओपन कर लो, हर बॉन्ड बना लो, और क्या। ये CHCl2, ये CCl3, अब चेक करिए, चेक करिएगा ध्यान से। डायरेक्टली कनेक्टेड क्लोरीन, कार्बन, 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 दिस इज नंबर 1। अब कार्बन 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 में हम क्या करें? तब क्या करना है? डायरेक्टली कनेक्टेड एटम सारे सेम है, तो फिर हर एक कार्बन एटम की बची हुई 3 वैलेंसी पर जो भी एटम कनेक्टेड हैं, बची हुई 3 वैलेंसी पे जो भी एटम कनेक्टेड हैं, उनको एटॉमिक नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बची हुई 3 वैलेंसी पे क्या कनेक्टेड है? H, H और Cl। तो एटॉमिक नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर Cl, H, H, ये लिखा। इसको कैसे लिखोगे बताओ? इसकी बची हुई 3 वैलेंसी पे जो 3 एटम्स कनेक्टेड है उनको एटॉमिक नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे बताओ? Cl, ClH, वेरी गुड। इसको लिखेंगे Cl, ClH। इसको क्या लिखोगे बताओ? इस वाले को Cl, 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 ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद पता है क्या करना है? इसके बाद में तुम्हें गेम खेलना है। गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे भैया? डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कार्बन थे, कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग 3 वैलेंसी पे जो एटम उनको एटॉमिक नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद में अब पहले एटम का एटॉमिक नंबर चेक करिए। Cl ने Cl को मारा, तो अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ, पहला एटम सब में सेम आ रहा है। तो फिर दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर चेक करिए। Cl ने Cl को, हाइड्रोजन मर गया, तो कौन हार गया बताओ? जिसका एटॉमिक नंबर कम वो हार गया। कौन हार गया? हाइड्रोजन हार गया। हाइड्रोजन हार गया, नन्ना सदस्य हार गया। तो पहले एटम से बात नहीं बनी, तो दूसरे एटम से बात बनी। क्या बात बनी? झगड़ा था हमारा। देखो, विनर तो डिसाइडेड था, 1 तो डिसाइडेड था, झगड़ा था 2, 3, 4 की रैंकिंग का।
तो उसमें जो हार गया वो लास्ट, तो ये जनाब हो गए 4, तो ये जनाब हो गए 4। चलो ठीक है, तो ये हार गया 4 हो गया भैया, ये 4 हो गया। अभी झगड़ा 2 और 3 का है। अब सेकेंड आइटम से भी बात नहीं बन रही, थर्ड आइटम, सीएल ने एच को मारा, कौन जीता बताओ बताओ कौन जीता? सीएल जीता, ये जीता, ये जीता, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे गेम खेलना है, चीटिंग इज नॉट अलाउड, चीटिंग इज नॉट अलाउड। चीटिंग तो नहीं करोगे ना, प्रॉमिस? चीटिंग तो नहीं करोगे ना? गेम बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन से खेलने। हाँ चलो अभी देखते हैं। ये सब जो बोल रहा हूँ बेटा सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम चिंता नहीं करो, ये शेयर करूंगा कि भैया एक से ज्यादा आइटम हो तो फलाना ढीगरा सब लिखा हुआ है, ठीक, ये सब शेयर कर दूंगा मैं। जैसे 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 तुम्हारे लिए मैं एक एग्जांपल बोर्ड पे बनाता हूं। CIP एग्जांपल नंबर 1, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। मान लो इनमें हमें प्रायोरिटी देनी है, इस कार्बन के चारों ग्रुप में प्रायोरिटी देनी है, तो चेक करें, कार्बन 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 कार्बन, अरे ससुरे सारे कार्बन। अभी क्या करें? अब अपने को गेम खेलना पड़ेगा, तो गेम खेलने के लिए थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको, तो मकड़ी का जाला बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या, 2 H और 1 CH3 है, जरूरत पड़ेगी तो उसको आगे ओपन कर लेंगे। इसमें क्या है, H CH3 CH3, ठीक है। चलो अब डायरेक्टली कनेक्टेड, कार्बन 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 कार्बन, ये तो सारे हैं कार्बन, तो रिमेनिंग 3 वैलेंसी H H H। इसमें रिमेनिंग 3 वैलेंसी बताओ जरा, रिमेनिंग 3 वैलेंसी पर जो एटम है क्या लिखोगे? अरे CH, ससुरों ससुरों, CH3HH नहीं लिखते, एटम लिखते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है तो CHH लिखो, नॉट CH3HH। एटम लिखना है तो CHH, समझे? यहां क्या लिखोगे, लिख के बताओ, इसमें क्या लिखोगे? CCH, हाँ CCH। यार एक और बात देखो यार, मैं अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ तो कभी जैसे ससुरा बोल दिया, नवाब बोल दिया, लाला बोल दिया, तो मतलब कोई पर्टिकुलर ना ले, पढ़ाने का वो है, मैं डूब जाता हूँ ना पढ़ाने में, खो जाता हूँ। चलो तो क्या भैया, CCH। यहां पर बताओ कौन है इसमें रिमेनिंग 3 वैलेंसी पे? क्या बात कर रहे हो यार, CCC, मेरे को तो H दिख रहा है कनेक्टेड यहाँ पर, मेरे को तो डायरेक्टली कनेक्टेड H दिख रहा है। अरे ससुरो H नहीं है वो, क्या चाहते हो? H इधर भी कनेक्ट होगा, इधर भी कनेक्ट होगा, H की इतनी औकात कि 2 बॉन्ड बना ले, हैं? कब से आई H की इतनी औकात? गलत बात। तो CCC, समझ में आई बात? चलो भैया अब गेम खेलते हैं, देखो गेम खेलते हैं। सी ने सी को मारा, H मर गया, H मर गया, कौन हार गया? ये हार गया, देखो ये हार गया, हार गया ना। तो इसको क्या दूं? हाँ इसको क्या दूं, कौन सा नंबर दूं बताओ? 4th नंबर, जो हार गया वो 4th, क्योंकि 1 2 3 4 का झगड़ा था, ये 4 हो गया भैया। अब 1 2 3 में देखते हैं, फिर गेम खेलते हैं। सी ने सी को, और H मर गया, H मर गया, H मर गया, H मर गया, तो कौन मर गया मतलब कौन सा नंबर? 3। फिर सी ने H, अरे ये जी दिया, ये जी दिया, ये जी दिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। गेम समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का? अब एक तुम्हें दूं, गेम खेलोगे? ये यार अभी कॉपी नहीं करो इसको, PDF जब शेयर हो जाएगी तब, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट्स इट। आज का मैं बोर्ड वर्क भी शेयर कर दूंगा, चलेगा? बोर्ड वर्क PDF दोनों शेयर कर दूंगा, तो तुम आराम से नोट्स बना लेना, अभी बस गेम खेलो यार, गेम खेलने में मजा आ रहा है। तुम तो क्वेश्चंस करो अभी, देखते हैं तुम लोग गेम खेल पाते हो क्या। चलो CIP प्रायोरिटी असाइन करो, चलो।
करना ट्राई, करियो ट्राई। BrCl, हाँ बिल्कुल ठीक है। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द प्रायोरिटी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये तो बड़ा आसान था। इसमें क्या बोलते हो, इसमें क्या बोलते हो? अच्छा देखो, डायरेक्टली कनेक्टेड BrCl, C पहले डायरेक्टली कनेक्टेड चेक करा, तो दो कार्बन है, एक Br एक Cl है, तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। इसके बाद में CC, तो क्या करें, रिमेनिंग वैलेंसी है ClHH, इसमें है BrHH। Cl ने Br, तो Br ने Cl को मारा, तो ये जीत गया। समझ में आई बात? कितने लोगों का सही रहा दोनों? गुड। अब मैं तुम्हें ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब बिल्कुल तैयार होके बैठना। लड्डू, हाँ लड्डू। अब मकर संक्रांति का लड्डू देखो आप, मकर संक्रांति का लड्डू, ये वाला लड्डू भाई साहब। और मिट गया, मिट गया यार, अच्छा हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये तो लेना ही नहीं था यार। हम्म, चलिए अब जरा इसको देखें, इसको देखें। ये टफ होने वाला है, ध्यान देना, अब ध्यान देना। हमें ये जो कार्बन है, हमें ये वाला जो कार्बन है, इसके जो चारों ग्रुप्स हैं उनमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो ओरिजिनल मेथड क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड HOCC, डेफिनेटली तुम इसको 1 दे दोगे, इसको 4 दे दोगे। CC के बाद में क्या करने वाले हो, ध्यान देना। CC के बाद में CCH, और इसमें भी CCH, मतलब तीनों एटम्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या करें, समस्या ये है बेटा। तो अब मैं तुम्हें CIP का ओरिजिनल तरीका बता रहा हूं कि ओरिजिनली हम करते क्या हैं, कैसे करते हैं ओरिजिनली। हम लोग पता है क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड एटम चेक करते हैं, जितनी बात बन जाए बन जाए। उससे बात नहीं बनती तो वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, जिन एटम से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनको चेक करते हैं। जब उनसे बात नहीं बनेगी तो अगले एटम्स को चेक करेंगे, अगले एटम्स को चेक करेंगे, ऐसे स्फीयर बनाएंगे। तो मैं इसको पूरा ओपन अप कर रहा हूं, ध्यान देना। ये बीच वाला कार्बन, बस यहीं पर अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। तो देखिएगा, ये बीच वाला कार्बन C, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है HO, इधर C से और इधर भी C से। बिल्कुल ध्यान से, HO इधर भी C से और इधर भी C से। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल ध्यान से, अब ध्यान नहीं भटकने देना क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसके बाद में ये कार्बन किन किन से कनेक्टेड है बेटा? ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन कनेक्टेड है C से और H से कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, किस किस से कनेक्टेड है? C से और H से कनेक्टेड है। अच्छा, ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ये रहा, तो ये किससे कनेक्टेड है? ये F से, C से और H से। तो आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो आगे बढ़ रहा हूं, किस किस से कनेक्टेड है भैया? ये F से, C से और H से। तो क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है भाई? तो इस पे CH2Cl है, तो ClHH। कोई डाउट कैसे किया मैंने? कोई डाउट? पक्का? अब जरा इधर आओ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे क्या क्या बच्चों? इस पे CH2 है, ये देखो किस किस से कनेक्टेड है? CH2 और C से। तो एक C और दो H से कनेक्टेड है। फिर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन कनेक्टेड है दो H और Br से, तो BrHH। चलिए अब इधर आइए, इस तरफ कार्बन, ये कार्बन किससे कनेक्टेड? दो C और एक H। फिर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड? FCH।
फिर ये वाला कार्बन 2H और F। चलिए अब इधर आते हैं, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, कार्बन और 2H। फिर ये वाला कार्बन 2H और I, और ये OH से। तो ऐसे आपको पूरा ओपन करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में स्फीयर बना रहे हैं। स्फीयर कैसे बना रहे हैं, जो कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स में हमें CIP प्रायोरिटी असाइन करनी है, वो जिनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो स्फीयर नंबर 1 होगा। तो मैं स्फीयर अलग कलर से बना देता हूं। तो ये स्फीयर नंबर 1, फर्स्ट स्फीयर, दिस इज फर्स्ट स्फीयर। फिर ये फर्स्ट एटम जिनसे कनेक्टेड होंगे वो सेकंड स्फीयर होगा, तो दिस इज सेकंड स्फीयर। फिर ये सेकंड एटम जिनसे कनेक्टेड होंगे वो थर्ड स्फीयर होगा, तो ये थर्ड स्फीयर होगा। और थर्ड जिनसे कनेक्टेड हो फोर्थ स्फीयर होगा, ये थर्ड स्फीयर और ये फोर्थ स्फीयर। हम लोग पता है, आप लोगों की एक बात करूं तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग डायरेक्टली कनेक्टेड एटम चेक कर रहे थे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो भैया ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, ये नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्या करते थे, कार्बन कार्बन है तो तुम लोग क्या करते थे, रिमेनिंग 3 वैलेंसी पे जो भी एटम है उनको एटॉमिक नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो यहाँ आता था CCH और यहाँ पर भी क्या आएगा CCH। आपके लेवल के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपके लेवल के क्वेश्चन सेकंड स्फीयर पे दम तोड़ देते हैं, इससे ज्यादा जाती ही नहीं है। तो सेकंड स्फीयर में क्या होगा, जब कंपेयर करोगे या तो फर्स्ट एटम में अंतर आ जाएगा या सेकंड में या थर्ड में। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर ससुरे सारे ही क्लैश हो जाएं, अब क्या, इसके पहले जितने क्वेश्चंस किए थे वो या तो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस था, या उससे कनेक्टेड जो एटम्स होते थे वहां कहीं डिफरेंस आता था। लेकिन अगर क्लैशिंग हो जाए तो क्या करना है, अब वो बता रहा हूं। तो क्या मैं बताऊं, अब समझो, अब समझो, यहां समझने वाली बात है। तो क्या करना है बच्चों, अगर ऐसे सेकेंड स्फीयर में क्लैशिंग हो गई, तीनों एटम्स कैंसिल आउट हो गए, क्या करें भैया, 2 और 3 डिसाइड करना है, ये 2 होगा कि ये 2 होगा, मतलब 2 3 इन दोनों में से कौन सा होगा। देखो क्लैश हो गया तो अब थर्ड स्फीयर में मूव करें। जब थर्ड स्फीयर में मूव करेंगे तो दिक्कत ये है, इस वैलेंसी में थर्ड स्फीयर में 2 ब्रांचेस दिख रही है, एक ब्रांच यूं जा रही है, एक ब्रांच यूं जा रही है। तो आपको यहां पर अब डिसीजन लेना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो वैलेंसी है पूरी की पूरी, जिसको हमें इधर वाली वैलेंसी के साथ कंपेयर करना है, तो जब इसको मैं इधर वाली के साथ कंपेयर करूंगा तो कौन सी ब्रांच को मैं इधर कंपैरिजन में लूंगा, तो डेफिनेटली हम उस ब्रांच को कंपैरिजन में लेंगे जो बेस्ट ब्रांच होगी। मतलब तुम्हें यहां पर अभी डिसीजन लेना कैसे है, इस ब्रांच का ट्रायड है FCH और इस ब्रांच का ट्रायड है, तीन वैलेंसी पे जो एटम कनेक्टेड है, CHH। इनमें पहले गेम खिलवाइए, तो कार्बन और F कौन जीता, ये जीता, ये जीता, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका मतलब FCH की प्रायोरिटी CHH से ज्यादा है। तो इन दोनों ब्रांच में ये वाला ट्रायड जीत गया, इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि जब हम इस वैलेंसी को उस वैलेंसी से कंपेयर करेंगे तो हम ये वाली ब्रांच को कंपैरिजन में लेंगे। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा यहां पर। ऐसे ही आप यहां पर बताइए, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी कौन सी ब्रांच कंपैरिजन में जाएगी, इनके जो थर्ड स्फीयर के ट्रायड है कंपेयर करवाइए, बताइए ऊपर वाली ब्रांच की नीचे वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच की नीचे वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा FCH दिख रहा है और यहां पर क्या दिख रहा है, CHH। तो FCH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो FCH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये वाली ब्रांच अब कंपैरिजन में नहीं जाएगी, ऐसे ये वाली ब्रांच भी कंपैरिजन में नहीं जाएगी। तो आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट बात और, जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला ट्रायड इस ट्रायड से ज्यादा प्रेफर्ड है, आपको ये वाली ब्रांच लेनी है, तो ब्रांच का मतलब आपको लास्ट तक कंपेयर करना है, लास्ट तक, मतलब अब आप इसको देखोगे भी नहीं, ये पूरी ब्रांच जब तक कंपेयर नहीं होगी तब तक आप स्विच नहीं करोगे। आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ऊपर वाली ब्रांच को कंपैरिजन में लेना, तो अब इसका ट्रायड, फिर इससे बात नहीं बनती तो अगला इसी का, यही वाली ब्रांच दूसरे के साथ कंपैरिजन में होगी। स्विचिंग इज नॉट अलाउड बीच में। ऐसे ही इसमें भी जब आपने रूल आउट करा कि मैं इस ब्रांच के साथ नहीं इस ब्रांच के साथ जाऊंगा क्योंकि ये वाली ट्रायड में ये जीत गया, तो ये वाली ब्रांच और उस वाली ब्रांच में कंपेयर होगा। करते हैं जरा, FCH ने FCH को मारा, ससुरा थर्ड स्फीयर भी कैंसिल हो गया। स्विच नहीं करेंगे क्योंकि अब आपने डिसाइड किया था ये वाली ब्रांच तो ये वाली ब्रांच लास्ट तक कंपेयर होगी। अगला क्या है,
ClHH और ये क्या है FHH। बताइए कौन जीता, ClHH की FHH? ClHH जीत गया, मतलब ये वाली ब्रांच जीत गई। मतलब ससुरा ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा। दिस इज द रियल CIP, रियल CIP। आपके लेवल के क्वेश्चन तो सेकंड स्फीयर में दम तोड़ देते हैं, बट अगर कभी किसी ने ऐसा मजाक कर लिया तो हो सकता है थर्ड स्फीयर, फोर्थ स्फीयर, फिफ्थ स्फीयर तक आपको जाना पड़े। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ, तो स्विचिंग इज नॉट अलाउड, चीटिंग इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं इसके बाद में सॉरी यहाँ BR है तो इसका तो मैं BR ले लूं, नहीं। यही इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने यहाँ ट्रायड में डिसाइड कर लिया ये प्रेफर्ड है तो फिर ये ब्रांच कंप्लीट उसके साथ कंपेयर होगी। अगर कंप्लीट कंपैरिजन में क्लैशिंग होती देन स्विचिंग फिर हम करते। ठीक है, लड्डू समझ में आया? आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं मेरी तरफ से इसी के साथ। चलो तो ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको सेव भी करते हैं। सेव कहाँ से करते हैं यार? सेव यहाँ से करते हैं शायद, इसी से सेव होता होगा। और कभी सेव नहीं हो पाया तो हाँ, तो फिर देखो अगर सेव हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भैया फिर जिम्मेदारी नहीं, फिर रिकॉर्डिंग है ही। आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है भैया? आगे 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 आगे, हाँ अब आइसोटोप वाला मामला अगला समझो। अगला 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 समझो। सब ले लेना स्क्रीनशॉट बाद में। अभी एक और चीज, हाँ जैसे यहां देखिए भैया, यहां देखिए भैया, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, हाइड्रोजन, ट्राइटियम। ट्राइटियम इज 1H3, ड्यूटेरियम इज 1H2। तो चेक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भैया कार्बन का ज्यादा होगा, इन सबका तो एक 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 है, तो दिस इज नंबर 1, तो दिस इज नंबर 1। अब नंबर 2 किसको दें? अगर आइसोटॉप्स में आप कंपेयर कर रहे हो, एटॉमिक नंबर से बात नहीं बन रही है, तो फिर मोटा भाई की जय, हायर दी मास नंबर, हायर दी प्रायोरिटी। तो मास नंबर ज्यादा किसका? ट्राइटियम का, दिस विल असाइन नंबर 2, दिस विल असाइन नंबर 3, दिस विल असाइन नंबर 4। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है। जैसे 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 मैं इधर आता हूं, एक इंपॉर्टेंट, बच्चों ध्यान देना। जैसे हमें इस कार्बन के चारों ग्रुप में प्रायोरिटी असाइन करनी है, चेक एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 4, कार्बन कार्बन। अब कार्बन कार्बन है तो क्या करना है? रिमेनिंग 3 वैलेंसीज, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ ध्यान देने वाले होते हैं। रिमेनिंग 3 वैलेंसीज, तो थोड़ा सा मैं इसको ओपन अप कर देता हूँ। ओपन क्या होगा? CHH, फिर ये क्या ओपन होगा? ClHH। ऐसे ये ओपन कैसे होगा? CDD। फिर ये ओपन कैसे होगा? OHH और फिर H। ठीक है, तो ये नंबर 1 और ये नंबर 4। अब झगड़ा किसका है? झगड़ा है 2 और 3 का। तो 2 और 3 में चेक करते हैं हमारे तरीके से। हमारा तरीका क्या कहता है? हमारा तरीका कहता है कार्बन कार्बन, बात नहीं बनी। फिर क्या? तो अगला चेक करो भैया, अगला अगला क्या है? ये CHH और ये क्या है? CDD। ध्यान देना ध्यान देना, यहां एक पॉइंट और, यहां आप बच्चे गड़बड़ करोगे। आप पता है क्या करोगे? यार यहाँ ड्यूटेरियम है या हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मास नंबर वाला रूल तब लगेगा जब एटॉमिक नंबर वाला रूल लास्ट तक काम ना करे। मास नंबर वाला रूल, आइसोटोप वाला रूल तब लगता है जब एटॉमिक नंबर वाला रूल लास्ट तक काम ना करे। मतलब अभी आप ड्यूटेरियम को ड्यूटेरियम की निगाह से नहीं देखोगे, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का ही भाई है, एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो अभी एटॉमिक नंबर चेक करिए, एटॉमिक नंबर वाइज कार्बन 1 1,
मतलब 611 और ये भी क्या है 611, तो एटॉमिक नंबर वाइज ये दोनों सेम हैं, तो आपको यहां रुकना नहीं है, आगे कंपेयर करिए, आगे क्या है ClHH और यहाँ क्या है OHH, ये जीत गया, ये जीत गया। मास नंबर वाला रूल तब लगाना है जब एटॉमिक नंबर वाला रूल लास्ट तक आपने देखा और काम नहीं करता है, तब आपको ये रूल लगाना है। जैसे 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 मैं एक एग्जांपल तुम्हें और देता हूं इसी में। मान लो ये एग्जांपल ऐसा होता, कैसा, CD2 CH2 CH2Cl CH2Cl, इसमें हमें प्रायोरिटी देनी होती है, ये 1 है ये 4 है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां देखो बच्चों, CDD मतलब इसको अगर देखें CC फिर CDD, ये क्या है CHH, एटॉमिक नंबर कैंसिल आउट, फिर इधर भी ClHH ClHH, मतलब एटॉमिक नंबर वाला रूल हमने लास्ट तक चेक करा, हमें डिफरेंस कहीं दिखा नहीं, तो फिर मास नंबर वाला रूल, और मास नंबर वाला रूल ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी इससे ज्यादा, देन दिस विल असाइन नंबर 2, दिस विल असाइन नंबर 3। क्या बात समझ में आई सभी को? तो ये हाई लेवल की बातें हैं, मतलब लेवल बियॉन्ड वाली चीजें हैं ये, ठीक। अरे कहां से खत्म, ले दे के बस एक ही बात, खत्म खत्म खत्म, इतनी जल्दी कोई खत्म होता है क्या? डेप्थ पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। चलो यार, अच्छा टाइम खत्म, मेरे को लगा सिलेबस खत्म, मेरे को लगा टाइम तो खत्म हो गया, इट्स ओके। नहीं, मेरे पास वैसे बहुत टाइम है, भगवान ने बहुत समय दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ यार। सिलेबस तुम्हारा पूरा कराऊंगा तभी जाऊंगा दुनिया से, ठीक है। स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट भैया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट। हम्म, ले लो स्क्रीनशॉट। अरे बस बस बस, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी CIP चलेगा बच्चों, इसमें मेन अब CIP ही बचा है, अगले लेक्चर में CIP थोड़े और रूल्स बताऊंगा, और उसके बाद फिर ज्योमेट्रिकल खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। बच्चों नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, बाई चांस वो सेव नहीं हुआ होगा स्क्रीनशॉट उसमें, तो फिर तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके जाओ सारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ लिखी हुई PDF भी दिखा रहा हूँ अभी, सेंड भी कर देंगे, सेंड भी कर देंगे। अरे यार ये ले पहली स्लाइड, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। फर्स्ट, टेक केयर।